बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थ्योरी रिवीजन क्लास का लेक्चर नंबर 4 करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का। और पिछले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे अबाउट डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं हम लोगों ने। और आज जो है वो हमने जो मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिक्विड्स को कंप्लीट कर लिया था कि लिक्विड्स और सॉलिड और गैसेस इन लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो है वो उनकी आइसोमॉर्फिज्म और छोटी छोटी एग्जांपल्स को या छोटी छोटी डेफिनेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा। फिर यहाँ हमारा चैप्टर जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। आइसोमॉर्फिज्म उसकी सबसे पहली एग्जाम डेफिनेशन में आप लोगों के पास ये आता है कि जब दो सब्सटेंसेस हों, कोई भी दो सब्सटेंसेस हों लेकिन उनके जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक ही जैसे हों। ठीक है, कोई भी डिफरेंट सब्सटेंसेस ले लीजिए लेकिन उनके क्या हों, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सिमिलर हों तो हम उन्हें आइसोमॉर्फस कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फस मींस उसकी मॉर्फोलॉजी। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी मॉर्फोलॉजी या जिनके स्ट्रक्चर सेम हो, तो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो तो हम उन जो है वो सब्सटेंसेस को आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस कह सकते हैं। और उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म का फिनोमेना कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे सो NaF, इसकी जो है वो कंपोजिशन भी आपको नजर आ रही होगी कि वो एक ही है। जैसे सोडियम भी एक है, फ्लोरीन भी एक है, या मैग्नीशियम भी एक है और ऑक्सीजन भी एक ही मौजूद है। ठीक है, इनके दोनों के स्ट्रक्चर्स हैं वो आप लोगों के पास क्या हैं, वो आप लोगों के पास क्यूबिक क्रिस्टल्स की फॉर्म में मौजूद हैं। और इनका जो रेशियो आ रहा है वो कैसे 1:1, जो मैं बता रही हूँ कि सोडियम भी यहाँ पर एक मौजूद है और फ्लोरीन भी कितना है, एक है, तो 1:1 का रेशियो इसका भी हो गया। और मैग्नीशियम का कितना हो गया, मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भी क्या है, 1:1 के रेशियो से है। ठीक है, तो इनके रेशियोज भी क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, एज वेल एज इनके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो सोडियम जो फ्लोराइड है वो आप लोगों के पास क्यूबिक सिस्टम में मौजूद होता है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आप लोगों के पास क्यूबिक सिस्टम में मौजूद है, इसीलिए हमने इन्हें आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस कह दिया। जैसे यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम ब्रोमाइड लिखा हुआ है, अगर मैं ब्रोमीन की जगह F लगा दूँ तो सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ भी देखो, इन दोनों का भी जो रेशियो आ रहा है 1:1 का, इसका भी रेशियो क्या है, 1:1 का है। और ये कौन सा सिस्टम बनाते हैं, ये क्यूबिक सिस्टम बना रहे हैं क्रिस्टल का। उसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल्स आप लोगों के पास आ जाती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब कैल्शियम आपके पास कितना है, 1, कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो 1:1:3 का रेशियो हो गया। सोडियम नाइट्रेट का देखो, सोडियम आप लोगों के पास क्या है, 1 है, नाइट्रोजन क्या है, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो इनका भी रेशियो क्या हो रहा है, एग्जैक्टली सिमिलर आ रहा है, क्या 1:1:3 का रेशियो है दोनों का, तो इनके रेशियोज भी सेम हो गए। उसके अलावा इनका जो क्रिस्टल सिस्टम है वो भी सेम है, कैसे कि ये दोनों ट्राइगोनल क्रिस्टल बना रहे हैं, ये आप लोगों के पास ट्राइगोनल सिस्टम बना हुआ। ठीक है, तो इन सब्सटेंसेस को क्या कह रहे हैं आप, आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस। यहाँ पर भी आपके पास एग्जांपल है जिंक सल्फर सल्फेट, ठीक है, और दूसरा निकल सल्फेट। जिंक भी आपके पास 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो क्या हो गया 1:1:4 का रेशियो। निकल भी कितना है, 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो आपके पास ये कौन सा रेशियो हो गया, 1:1:4 का रेशियो। दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली अलग अलग कंपाउंड हैं तो इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स के इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी और इनके इंपेरिकल फार्मूलाज भी एग्जैक्टली सेम हो रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, जो दोनों कंपाउंड्स हैं उनके इंपेरिकल फार्मूला 1:1 का है, 1:1:3 का है, 1:1:4 के रेशियो से है। सही, जब इनके सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, यानी इन क्रिस्टल्स को जो सिमिलर है, जैसे सोडियम फ्लोराइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये क्या होते हैं, ये आपस में जो है वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, मैग्नीशियम फ्लोराइड बना लेगा, तो इनके जो क्रिस्टल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो ये आप लोगों के पास जो था वो ओवरव्यू था किसका, आइसोमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म को देख लेते हैं। पॉली का मतलब होते हैं बहुत सारे, मॉर्फिज्म का मतलब मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एक सब्सटेंस हो और उसके बहुत सारे जो है वो क्या पाए जाएं, क्रिस्टल्स पाए जाएं। ठीक है, एक ही सब्सटेंस है लेकिन उसे कंडीशंस अलग अलग प्रोवाइड की गई हैं, तो क्या हो रहा है वो अलग अलग जो है वो क्रिस्टल टाइप्स में पाया जाएगा। ठीक है,
तो उस सब्सटेंस को जो एक से ज़ायद फॉर्म में मौजूद हो हम उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस, और उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे हमारे पास किस नेचर के अंदर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक हमारे पास होती है कैल्साइट फॉर्म, जिसका जो सिस्टम होता है वो ट्राइगोनल सिस्टम होता है, ठीक है, 3 साइडेड सिस्टम होता है। जबकि आप लोगों के पास आर्गोन जो कैल्साइट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की ही जो है वो फॉर्म है। इसके अलावा आर्गोनाइट भी आपके पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक फॉर्म है, जो इसमें सिस्टम में, क्रिस्टल सिस्टम में पाई जाती है, वो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में पाई जाती है। और ये जितने भी सिस्टम्स हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आइदर क्रिस्टल ट्राइगोनल सिस्टम कौन सा है, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम कौन सा है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये दोबारा से हम जो है वो रिवाइज करेंगे इसको। तो ये जो दो है कंपाउंड एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन वो दो अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, और अलग अलग जब उन्हें कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं तब वो अलग अलग फॉर्म्स में पाया जा रहा है। इसके बाद आ जाते हैं यूनिट सेल के ऊपर। अ क्रिस्टल विच इज फॉर्म्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ बेसिक पैटर्न्स, ठीक है। एक ऐसा सेल या एक ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर क्या हो, बार बार रिपीटिशंस हो रही हो बेसिक पैटर्न्स की। बेसिक पैटर्न कौन से हैं आप लोगों के पास, जो उसके कोई भी, जैसे हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, लाइक अगर मैंने एक क्यूब लिया है, ठीक है, तो इसकी बार बार से रिपीटिशन जो हो रही है उसे हम एक यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। एक जो है वो आपके पास क्यूब मौजूद है तो वो यूनिट सेल हो गया। इसी की रिपीटिशन जो है वो एक क्रिस्टल कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। इसी यूनिट सेल की बार बार रिपीटिशन होती चली जाएगी तो आपके पास क्या बनता जाएगा, एक क्रिस्टल बन जाएगा। ये एक बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है, जो क्या करता है, रिपीटेड इन 3 डायमेंशंस। और इसका जो स्ट्रक्चर हो रहा है आप लोग के पास वो 3 डायमेंशन में रिपीट हो रहा होता है। यानी 3 डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं, एक्स वाई जी एक्सेस। हर तरफ से एक्स वाई और जेड एक्सेस बनना चाहिए। क्यूब में बन रहा है एक्स, ये हो गया आपके पास कौन सा, एक्स वाई जेड। मैंने इसको एक्स वाई जेड को क्या नाम दे दिया, ए बी सी। इधर भी ये बनेगा, इस वाले पैटर्न को उठाओ, ये हो गया बी, ये सी और वो ए हो गया। इस वाले पैटर्न से भी ए, ये बी हो गया, ये ए, ये सी। इस तरफ से भी एक उठाओ, बी ए सी। तो इस तरह से जो आपके पास कंटिन्यूसली 3 डायमेंशनल रिपीटिशन हो रही है तो हमने इसे क्या कह दिया, एक यूनिट सेल कह दिया। ये क्या करता है, डिफिनाइट ज्योमेट्रिक शेप देता है किसी भी सेल को, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल को एक डेफिनाइट और ज्योमेट्रिक शेप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एजेस। ये किस तरह से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूनिट सेल कौन से हैं और किस किस्म के यूनिट सेल हैं, तो हम उनको उन बेसिस पे कर सकते हैं कि उनकी लेंथ को देखते हुए कि किसी भी, मतलब इसके अंदर अगर एक लेंथ, इसकी बी की लेंथ बढ़ जाएगी तो ये क्रिस्टल दूसरा हो जाएगा, ए की लेंथ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये क्रिस्टल बदल जाएगा। तो इन्हीं यूनिट सेल्स की लेंथ पे बेस करता है क्रिस्टल चेंज होना, ठीक है। तो इन लेंथ पे अगर कोई डिफरेंस आ जाएगा, ए बी सी, इनके लेंथ में, इनके एंगल्स में अगर कोई डिफरेंट आ जाएगा तो आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, वो क्रिस्टल बदल जाएंगे, ठीक है। जब लेंथ की बात करते हैं तो हम क्या उनको डिनोट कर रहे हैं, ए बी और सी से डिनोट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया, ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ आप लोगों ने किससे डिनोट कर दी, ए बी और सी से, ठीक है। अब मैंने आपके सामने एक और बात की थी कि जो क्रिस्टल चेंज हो रहा है वो किस बेसिस पे चेंज होता है, लेंथ की बेस पे चेंज होता है, और दूसरा एक एंगल की बेस पे चेंज होता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान आपको एक एंगल नजर आ रहा है, बी और सी के दरमियान एक छोटा सा एक एंगल नजर आ रहा होगा, 90 डिग्री का भी हो सकता है, 120 डिग्री का भी हो सकता है, 180 का भी हो सकता है। तो ये आपके पास एंगल वेरी कर रहे होते हैं क्रिस्टल टू क्रिस्टल, ठीक है। तो हम इन एंगल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा, ठीक है, बीटा एंड गैमा, इन 3 एंगल से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और सी से, जबकि हम एंगल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा और गैमा से। इन्हीं के चेंज होने पर आपके पास एक नया क्रिस्टल बन जाता है, सही। इस यूनिट सेल के अंदर अगर लेंथ चेंज हो जाए, लेंथ चेंज हो जाए, आपके पास एंगल्स चेंज हो जाएं तो क्या बन जाता है, नया क्रिस्टल बन जाता है या नया यूनिट सेल बन जाता है, ठीक है। अब इन लेंथ को और एंगल्स को यूनिट सेल की एक नया, कलेक्टिवली एक नया नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं सेल डायमेंशंस, ठीक है, कि सेल की डायमेंशन क्या है, ओके। किस किस को, लेंथ को और एंगल को अगर हम कलेक्टिवली मिला दें तो हम उसे क्या कहते हैं, सेल डायमेंशंस कहते हैं।
ये आप लोगों के पास यूनिट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस हम लोगों ने पढ़ा पीछे कि यूनिट सेल होते हैं। यूनिट सेल जो है वो बार बार अगर रिपीटिशन करते रहें अगर हम यूनिट सेल की, तो क्या बन जाता है? क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। ठीक है, और ये जो आपके पास पॉइंट्स नजर आ रहे पर्पल या ऑरेंज, ये आपके पास लैटिस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, लैटिस पॉइंट्स यानी यूनिट सेल के ऊपर ये पॉइंट्स मौजूद होंगे, तो हम इन, और ये एक पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट से जब कनेक्ट हो रहा है और दूसरा पॉइंट तीसरे पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, आपको नजर आ रहा होगा एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, दूसरा तीसरे से कनेक्ट हो रहा है, तो ये जो है हम इन्हें क्या कह देते हैं? क्रिस्टल लैटिस पॉइंट कह देते हैं। और बार बार यूनिट सेल जो है वो मिल रहे हैं, एक यूनिट सेल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, उसके पीछे चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चेन पीछे की तरफ भी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ भी बढ़ रही है, तो हमने इसको क्या कह दिया? जब बहुत सारे यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल जो है वो बार बार रिपीटिशन करते हैं, तो क्या बनता है? क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि लैटिस पॉइंट्स होते हैं, और ओवरऑल इसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। और जो पॉइंट्स पे अपेयर हो रहे हैं यूनिट सेल के ऊपर, जो पॉइंट अपेयर हो रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट्स। इसके बाद क्रिस्टल सिस्टम देख लेते हैं। क्रिस्टल सिस्टम क्या है? बेस्ड ऑन डिफरेंस इन शेप्स एंड डायमेंशंस। क्रिस्टल सिस्टम कैसे बनता है? डायमेंशन का चेंज हो जाना, डायमेंशन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, यानी लेंथ और एंगल्स का बदल जाना। ठीक है, यूनिट सेल की, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। इनको 7 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? वो आप लोगों के पास एक पहला आता है क्यूबिक सिस्टम, दूसरा आता है टेट्रागोनल सिस्टम, तीसरा आता है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, चौथा आता है ट्राइगोनल सिस्टम, पांचवा आता है आपके पास हेक्सागोनल सिस्टम, छठा मोनोक्लिनिक सिस्टम, एंड द सेवेंथ वन इज लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ठीक है, तो ये 7 सिस्टम्स आप लोगों के पास आते हैं क्रिस्टल्स के। इन्हीं सिस्टम्स पे जो है वो आपके तमाम एलिमेंट्स के जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो इन्हीं सिस्टम्स पे बेस करते हैं। तो हम इनको इंडिविजुअली जो है वो पढ़ लेते हैं। पहला जो हमारे पास आता है वो ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सिस्टम आ गया। ठीक है, तो पहले ऑर्थोरोम्बिक में आप लोगों के पास क्या चीज आ जाती है? देखें, ऑर्थोरोम्बिक में आप लोगों के पास लेंथ्स ऑफ द यूनिट सेल आर डिफरेंट बट आर एट राइट एंगल्स। अब इनमें आपको लेंथ इजीली नजर आ रही होगी कि जो लेंथ है आपके पास वो डिफरेंट है। देखो कैसे, ये साइज जो है बी आपके पास बड़ा है, जो x पोर्शन है हम लोगों ने ए बी सी भी दे दिया था, ए बी सी दे दो, नहीं एक्स वाई जी दे दो, योर चॉइस। ठीक, तो इसमें क्या होता है आपके पास, जो आपके पास y पोर्शन है या b पोर्शन है वो लंबा है। ठीक है, एज कंपेयर टू z और x। सही, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया? क्या a बराबर है b के? नहीं। ठीक है, यानी कि आपके पास y बराबर हो रहा है x के? नहीं हो रहा। इनमें छोटे यूनिट्स भी दिए गए हैं, देखो छोटे यूनिट्स आपको नजर आ रहे होंगे। छोटे यूनिट्स में a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है। तो ये एक्सेस हो गए, y एक्सिस, z एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास एक्सेस हो गए। एक्सिस के ऊपर भी इन्होंने नाम दिए हुए हैं, a b और ये हो गया c। ठीक है, ब्लैक से इसे जो है वो शो किया गया है। अब देखो सबकी आपको जो है वो लेंथ डिफरेंट नजर आ रही होगी, ए की भी डिफरेंट है, बी की भी डिफरेंट है, सी की भी डिफरेंट है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कह दिया? ए इज नॉट इक्वल टू, इक्वल का साइन लगाया और उसे कट कर दिया, दैट मीन्स ए इट इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो क्या है कि तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। एंड अब इनके एंगल्स चेक कर लो। एंगल्स क्या है? 90 डिग्री के एंगल पे मौजूद है, देख लो खुद। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल आता है वो क्या होता है आप लोगों के पास? 90 डिग्री का। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यूं जा रहा है आपके पास, कभी आप लोगों ने वॉल्स देखी हैं? क्लासरूम में भी हम लोगों ने वॉल की एग्जांपल ली थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। एक कमरे के 4 कोने थे। ठीक है, इस तरह से 3 कोने बनते हैं, यूं वाई एक्सेस होता है, जेड एक्सेस और एक्स एक्सेस। इनके दरमियान जो एंगल होता है, आप लोग कभी अपने कमरे रूम की इसकी जो है कॉर्नर्स को चेक कीजिएगा, तो वो भी आप लोगों के पास क्या होते हैं? 90 डिग्री का एंगल शो कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो इनके दरमियान एंगल है अल्फा बीटा और गैमा, वो 90 डिग्री का है। सही, तो ये जो सिस्टम आपके पास हो गया वो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम क्या होता है? लेंथ्स ऑफ द यूनिट सेल आर डिफरेंट। इनमें जो लेंथ है वो डिफरेंट होंगी। 2 एक्सिस आर एट राइट एंगल्स, 2 एक्सिस जो होंगे वो राइट एंगल्स में होंगे। और थर्ड वन जो है वो ऑब्लिकली इंक्लाइन। इंक्लाइन का मतलब
वो इंक्लाइन प्लेन जैसा होगा, थोड़ा सा कर्व की तरफ होगा, जैसे मतलब ऐसे होगा नीचे की तरफ। तो आपके पास कौन कौन से जो है वो लेंथ हैं, पहले लेंथ देख लेते हैं। ये आप लोगों ने कर ली, एक आपके पास हो गई बी, सी और ए। अब इनकी लेंथ आपको नजर आ रही होगी कि इनकी लेंथ बिल्कुल डिफरेंट है। ये वाली की थोड़ी लेंथ बड़ी है एज कम्पेयर टू दिस, और इसकी लेंथ बहुत छोटी है। सही। तो ये वाले देखो, इस इधर से देख लो, ऑब्जर्व करना है तो यहाँ से करो। ये वाली चीज़ आप लोगों के पास क्या है, सी पॉइंट है, ये आपके पास ए पॉइंट हो गया, ये आपके पास बी पॉइंट हो गया। अब इनकी लेंथ आपके पास बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही होगी। ये वाला बिल्कुल छोटी सी लाइन है, ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, और ये थोड़ी उससे छोटी है। तो हमने इसीलिए कह दिया कि इनकी लेंथ बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन उनके एंगल्स में क्या है, एल्फा का जो एंगल है वो बराबर है बीटा के एंगल से। कैसे, ये वाला अल्फा एंगल है और ये वाला आपके पास बीटा एंगल हो गया। ठीक है, ये वाला क्या है आपके पास, अल्फा और ये बीटा, देखो बराबर लग रहे, ये वाला और ये वाला आपके पास एंगल इक्वल है, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है। लेकिन आपके पास क्या ये वाला एंगल इक्वल है इन दोनों में, देखो थोड़ा सा आप लोगों के पास डिफरेंट आ रहा है, ये वाला एंगल आप लोगों के पास डिफरेंट आ रहा है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अल्फा बीटा जो है वो 90 के बराबर हैं, लेकिन आपके पास जो गैमा है वो 90 के बराबर नहीं है। क्यूबिक एंड टेट्रागोनल सिस्टम की तरफ चलते हैं। क्यूबिक सिस्टम आप लोगों के पास क्या होता है, 3 लेंथ्स ऑफ द यूनिट सेल्स आर सेम। ठीक है, क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है कि तीनों लेंथ्स जो हैं वो सेम होंगी, y, x और z, ये तीनों एक्सेस हो गए। उसमें आपके पास कौन कौन सी लेंथ्स मौजूद हैं, a b c, तीनों लेंथ्स जो हैं वो बराबर नजर आ रही होंगी। ठीक है, ये देखो क्यूबिक सिस्टम रूम का होता है क्यूबिक सिस्टम। अब आपके पास ए बी सी हो गया, आपने देख लिया ए बी सी किसके हैं, बराबर हैं, इनकी तीनों की लेंथ्स बराबर हैं, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है, वो भी 90 डिग्री का है। यहाँ से भी 90 है, इधर से भी 90 है, और नीचे वाले एरिया से भी 90 है। तो हमने इसे क्या कह दिया, क्यूबिक सिस्टम 90 कह, ठीक है, क्यूबिक सिस्टम कह दिया कि इसके एंगल्स भी बराबर हैं, तीनों के इक्वल हैं, ए बी सी भी लेंस जो हैं वो भी इक्वल हैं। और ये इनकी एग्जांपल्स में कौन कौन आ जाते हैं, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर फ्लोराइड, सॉरी कैल्शियम फ्लोराइड, लेड, कॉपर, और आपके पास ये तमाम की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी है। टेट्रागोनल सिस्टम में आपके पास क्या आ जाता है, टेट्रा का मतलब 4 साइडेड वाला। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है वो चारों साइड्स उनकी क्या होंगी, 2 लेंथ्स ऑफ द सेल आर इक्वल, थर्ड वन इज लॉन्गर। ओके, अब देखो कैसा है, दो जो है नीचे की वो आपके पास इक्वल होंगी, लेकिन जो तीसरी वाली लेंथ है वो बहुत लंबी होगी। सही, अगर आप देख लो तो इसमें जो है वो आपके पास बिल्डिंग आ जाती है बड़ी, जो आपके पास लेंथ उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी जो आपके पास दोनों साइड्स हैं वो आपके पास सेम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम रूम की एग्जांपल नहीं ले रहे, यहाँ हम बिल्डिंग की एग्जांपल ले रहे कि कंप्लीट जो आपके पास है उन दोनों में x और y का एरिया इक्वल होगा, लेकिन उनकी जो लेंथ है वो थर्ड वाला जो है वो आपके पास वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो a और b क्या है, बराबर है, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, a और b बराबर है, लेकिन जो c आप लोगों के पास है वो बराबर नहीं है। इसी तरह एंगल्स हम लोग अगर देख लें तो एंगल्स उनके 90 डिग्री के बराबर ही होंगे, क्योंकि आपको खुद नजर आ रहा होगा कि ये इक्वली जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। परपेंडिकुलर होते हैं ना, जब कोई भी दो एंगल्स इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर खड़े होते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं, 90 डिग्री का एंगल ये लोग बना रहे होते हैं। तो ये दोनों जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए हमने इन्हें बोल दिया कि अल्फा बीटा और गैमा ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और ये क्या है, इनकी एग्जाम्पल में आपके पास क्या आ सकता है, टाइटेनियम ऑक्साइड आ सकता है, टिन ऑक्साइड आ सकता है, पोटेशियम हाइपोफॉस्फेट आ सकता है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो इनकी एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों से सिर्फ ये जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ब्लैंक वगैरह में पूछ लिए जाते हैं कि ये वाला एंगल जो है, अगर इसमें ये एंगल्स बराबर हैं और ये लेंथ अगर ऐसी बराबर है तो क्या होगा, कौन सा सिस्टम बनेगा। तो आपसे जो है वो सिर्फ इतनी वाला ये एरिया पूछ लिया जाता है, इस तरह का आपको वर्डिंगली ये चीज़ दे दी जाती है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज सॉरी, A is not equal to B, B is not equal to C, and alpha is not equal to beta, or beta is not equal to gamma,
दे ऑल आर नॉट इक्वल टू 90। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है तो सिर्फ आपने ब्लैंक के अंदर या एमसीक्यू के अंदर ये आंसर लिखना होता है कि ये कौन सा सिस्टम बनेगा, ट्राइक्लिनिक सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो इन्हें जो है वो आपने ड्रॉ करना भी है अपने पास समझने के लिए, या जो है वो इनके पॉइंट्स को थोड़ा अपने माइंड में रख ले। और इसके अलावा ये क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ इसी हवाले से आता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इनकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, और मतलब इस लेक्चर में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ब्लैंक पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो डेफिनेशंस और ब्लैंक्स आप इसमें से कर सकते हो। छठा जो आपके पास आ जाता है वो कौन सा है, रोम्बोहिड्रल सॉरी ट्राइक्लिनिक अभी हमारा रह गया था। तो ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, इनकी तमाम की जो लेंथ है वो सब जो है वो अनइक्वल है, ओके। और ये जो है वो 90 से स्लाइटली जो है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, यानी इंक्लाइन प्लेन। अब 90 बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ठीक है। 90 आप लोग के पास कैसा है, इस तरह है, सीधा। अब इंक्लाइन कैसा होगा, थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। आप लोग इंक्लाइन प्लेन पढ़ चुके हो, तो इस तरह से जो है वो इंक्लाइन हो जाएगा, सही। तो लेंथ जो है वो इस यूनिट सेल की इक्वल नहीं होती आपस में। आपको कहीं से यहाँ इक्वल नज़र आ रही हैं, नहीं आ रही नज़र, तो इसीलिए क्या होंगे ये आपस में नॉट इक्वल होंगे 90 के। ना इनके एंगल सेम है, ना ही इनकी लेंथ सेम है। और इसकी जो एग्जांपल आ जाते हैं, पोटेशियम क्रोमेट आ जाता है, कॉपर सल्फेट .5H2 आ जाता है, ठीक है। रोम्बोहिड्रल जो है वो उसको ट्राइगोनल सिस्टम भी कहते हैं, ओके। और इसके अंदर जो लेंथ्स हैं इक्वल होती हैं, एक्सिस आर इक्वल इंक्लाइन टू ईच अदर। लेंथ सारी की सारी इक्वल होंगी। ये आप लोगों के पास डायग्राम सही नहीं है, तो जो है वो इसकी डायग्राम आपके पास बुक में बहुत अच्छी बनी हुई है, आप वहाँ से कॉपी करके इसे प्रिपेयर करें। बाकी मैं इसे समझा देती हूँ आपको। लेंथ इसकी जो है वो यूनिट सेल की इक्वल होगी, ठीक है। Lengths of the unit cells are equal and axes are equally inclined to each other. इनके अंदर जो एंगल है अदर देन 90 से जो है वो हटके, यानी कि आपको मैंने बता दिया 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे के खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 90 के बराबर नहीं है, ये कौन से हैं, थोड़े से इंक्लाइन हो रहे हैं, यानी थोड़ा सा कर्व शो कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसे कह दिया अदर देन 90, ओके। लेंथ्स इनकी बराबर होंगी, इनके जो एंगल्स हैं तीनों के वो इक्वल होंगे, लेकिन वो तीनों एंगल्स 90 से ज़्यादा होंगे, इंक्लाइन होंगे। इसके बाद आपके पास आ जाता है हेक्सागोनल सिस्टम। टू एक्सिस ऑफ द यूनिट सेल आर इक्वल इन लेंथ। इनके जो एक्सिस हैं यूनिट सेल के दो, ठीक है। कौन कौन से दो, ए और बी, दोनों एक्सिस लेंथ में बराबर होंगे, ओके। अब ए और बी देख लो, ये आपके पास हो गया ए, ये आपके पास हो गया बी, ठीक है। तो इन दोनों की लेंथ आप लोगों के पास इक्वल है, लेकिन सही, ये आप लोगों के पास इक्वल हो गए ए और बी, और बाकी आप लोगों के पास जो सी आ रहा है वो डिफरेंट ये वाला आ रहा है, सही। तो इसमें जो है वो आप लोगों के पास क्या होता है, क्या ए बराबर हो रहा है सी के, नहीं। जैसे मतलब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ, ये आप लोगों के पास एंगल ए, ये एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गया एंगल ए, ये एंगल बी, और ये वाला जो आपके पास कॉर्नर से छोटा सा नजर आ रहा है ये आपके पास हो गया एंगल सी। दोबारा बता देती हूँ, ये एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट से अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये हो गया एंगल ए, ये वाला हो गया एंगल बी, ओ सॉरी लेंथ बी, और ये जो छोटी बैक साइड पे जा रही है वो आपके पास हो गई लेंथ सी। तो ए और बी आपको बराबर नजर आ रहे होंगे, ये वाला और ये वाला, ए और बी आपको बराबर नजर आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने कह दिया कि ए और बी क्या है, इक्वल है, जबकि सी जो है वो इक्वल नहीं है। तो इसीलिए हमने बोल दिया एक छोटी लाइन है सी की, इसलिए वो इक्वल नहीं होगा। ए और बी जो है वो आपके पास इक्वल होंगे, लेकिन सी आप लोगों के पास इक्वल नहीं होगा, सही है। ये वाली लाइन और ये वाली और इसके बैक साइड वाली, ये तीन आपके पास लेंथ हो गई। अब इनके दरमियान के एंगल देखो, एंगल आपके पास एक ही हो गया 90 डिग्री, अल्फा पीछे की तरफ हो गया बीटा, और ये जो नीचे की तरफ से यहाँ से घूम के जाएगा सी पे, ये 90 के बराबर नहीं है, ये कौन सा है 120 का होगा, यहाँ से यूं करके पीछे की तरफ जाएगा वो सी के लिए। तो अल्फा और बीटा बराबर हैं, यानी ए और बी के दरमियान में मौजूद है अल्फा और बीटा, ये आप लोगों के पास क्या हो गए 90 डिग्री हो गए। लेकिन जो गैमा होगा, यानी जो ए और सी के दरमियान जाएगा, वो आपके पास क्या होगा 120 डिग्री का एंगल होगा। और ये कहाँ कहाँ मौजूद है, ये क्वार्ट्स में मौजूद होते हैं। क्वार्ट्स आपके पास जो है वो मेटल में आते हैं,
जिंक और कैडमियम इनमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट हो गया है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट हो गया है। तो इसका रिवीजन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। काइंडली इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से, इनकी न्यूमेरिकल्स को, इनकी थ्योरी को अच्छे तरीके से याद करें और इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, समझें। इसके अलावा इनकी जो न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक्स में जो न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। इनकी जितनी एग्जांपल्स आप लोगों के पास है, बुक की एग्जांपल्स हैं, और इन सारी एग्जांपल्स को सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू।